हो गया। देखो वो आपसे डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से चलते हैं बच्चे से, स्टार्टिंग से सिंपल क्वेश्चन पूछते हैं तुमसे बच्चे। ग्रेविटेशन, ग्रेविटी, है ना। तुम बता दो ग्रेविटेशन और ग्रेविटी के बारे में फटाफट। हाँ वेरी गुड। हाँ बिल्कुल सही है, न्यूटन्स लॉ। न्यूटन्स लॉ, कल बताया था ना, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। जो फोर्स लग रहा होता है दो मासेस के बीच में, दोनों मासेस के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल डिस्टेंस के जो है, डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अच्छा, तुम बताओ बच्चे, कैपिटल जी जो होता है यानी कि यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, उसकी वैल्यू क्या होती है? -11। -11। तुम मुझे बताओ इसकी यूनिट क्या होती है और डायमेंशन क्या होती है? यहां से बना लो ना यूनिट, न्यूटन, मीटर स्क्वायर, केजी स्क्वायर। डायमेंशन भी बन जाएगी, न्यूटन तो mL/t-2 है, आर है L2 मल्टीप्लाई करा दिया है तो L3 हो गया, और ये जो है M2 हो गया। तो ऊपर जाकर क्या हो जाएगा, m-1 L3 और t-2, खत्म। चलो बहुत बढ़िया। इसके बाद जो है हम आगे डिस्कस करते हैं बच्चे। देखो ग्रेविटेशन फोर्स के बारे में मैंने कुछ पॉइंट्स बताए थे, जैसे ग्रेविटेशन फोर्स लॉन्ग रेंज फोर्स है। तो वो जो पॉइंट्स है वो मुझे बता दो आप। नहीं नहीं, ये नहीं बताया था मैंने। ग्रेविटेशन फोर्स लॉन्ग रेंज फोर्स है, और क्या बताया था? हाँ, ग्रेविटी नहीं, मैं ग्रेविटेशन फोर्स के लिए पॉइंट पूछ रहा हूँ। मैंने आपसे पूछा था, मैंने बताया था कि ग्रेविटेशन, वो आप ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन बताने लग गए। मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं ग्रेविटेशनल फोर्स की बात कर रहा हूँ। हाँ वेरी गुड, सेंटर टू सेंटर लगता है, सेंट्रिक फोर्स होता है, और लॉन्ग रेंज फोर्स होता है, और वीक फोर्स होता है, वेरी गुड। और जो आपका इलेक्ट्रिक फोर्स होता है उसके कंपैरिजन में कितना होता है? 10⁻⁻43, -43। और क्या बताया था? कंजर्वेटिव फोर्स होता है, पाथ पे डिपेंड, ठीक है, मीडियम पे डिपेंड नहीं करता। ये कुछ पॉइंट्स बताए थे। अब आप स्मॉल जी के बारे में बता रहे थे, ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन के बारे में। इसके बारे में सारी चीज़ें बता दो मुझे। बिल्कुल सही है। हाँ बिल्कुल, अर्थ की सरफेस से ऊपर जाते हैं तो हाँ, अगर अर्थ की सरफेस से ऊपर जा रहे हैं तो मिनिमम होगा, मतलब डिक्रीज होगा। और अर्थ की सरफेस से नीचे जा रहे हैं तो डिक्रीज होगा। सेंटर पे 0, पोल्स पे 10 होता है, इक्वेटर पे 9.8 होता है, ठीक है। अर्थ की सरफेस की तरफ आ रहे हैं तो इंक्रीज होगा, ठीक है। रोटेशन की बात करी थी, अगर आप अर्थ को रोटेट कर रहे हो 17 टाइम्स मोर स्पीड से, तो इक्वेटर पे वेटलेसनेस 0 हो जाएगा, जी वेटलेसनेस आ जाएगी, पोल्स पे नहीं आएगी, ठीक है। और हाँ, अर्थ जो है अगर उसका रोटेशन अपोजिट डायरेक्शन में कर दिया जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम जी की वैल्यू सेम रहेगी, स्मॉल जी की वैल्यू 9.8 है जो, ठीक है। और अर्थ का रोटेशन अगर धीरे कर दिया जाए तो जी की वैल्यू बढ़ जाएगी। आया कि नहीं आया? आ गया मज़ा? ये सारी चीज़ें बताई थी। दो तीन चीज़ों के ऊपर और चर्चा करी थी जो राहुल बताएगा मुझे। राहुल, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, जैसे जिसे अपन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं,
क्या होती है? ये तो पूछा ही नहीं है मैंने। अरे मैंने तो गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा पूछा है। हाँ, पोटेंशियल एनर्जी। हाँ बच्चे तुम बताओ। -G/m/, तो होती क्या ये, क्या होती है? गुरुत्वीय क्षेत्र में कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसको इनफाइनाइट से ग्रेविटेशनल फील्ड में लेके आ रहे हैं। ठीक है, इनफाइनाइट से ग्रेविटेशनल फील्ड में ला रहे हैं, तो जो वर्क डन होता है वो वर्क डन एनर्जी में सेव होता है, और उसे अपन क्या कहते हैं? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ये हमेशा क्या होती है? माइनस, क्योंकि अट्रैक्शन हो रहा होता है। अगर रिपल्शन होगा तो पॉजिटिव होगी। मैक्सिमम कहाँ पे होती है? इनफाइनाइट पे, क्योंकि वहाँ पे ज़ीरो होती है। ज़ीरो बड़ा होता है कि माइनस? ज़ीरो बड़ा होता है, तो ज़ीरो होती है कि नहीं? अच्छा तुम ही बताओ फिर बच्चे मुझे, जो विभव होता है, पोटेंशियल होता है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ये होता है W/m। यहाँ से Gm/ क्या आता है? अरे माइनस, ठीक है, Gm/r पोटेंशियल, ये स्केलर क्वांटिटी होती है। इसके अलावा अब तुम बताओ राहुल, जो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी यानी कि गुरुत्वीय हाँ तीव्रता, गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता, ये क्या होता है? I=F/m, वेक्टर क्वांटिटी होती है? और क्या है इसके बारे में? यूनिट न्यूटन/ क्या हो जाएगी? किलोग्राम, मास है ना। चलो भाई, ये सारी चीज़ें अपन ने डिस्कस करी थी कल, और अब हम इसको आगे बढ़ाते हैं इस टॉपिक को। तो देखो कल एस्केप वेलोसिटी या एस्केप स्पीड कह लो, कुछ जगह स्पीड लिखा हुआ मिलेगा। आज अपन इसकी बात करेंगे। इसके साथ साथ हम बात करेंगे ऑर्बिटल वेलोसिटी की। ऑर्बिटल वेलोसिटी जिसे कक्षीय वेग कहा जाता है, इसकी बात करेंगे। ठीक है, जो टाइम पीरियड लगता है इसके अंदर, उसकी बात करेंगे। तो देखो सबसे पहले एक एक पॉइंट को डिस्कस करते हैं कि सबसे पहले एस्केप वेलोसिटी, जिसे हिंदी में अगर कहा जाए तो हिंदी में कहा जाता है इसे पलायन वेग। क्या कहा जाता है? एस्केप का अगर हिंदी में मीनिंग देखें तो बचकर भाग जाना। भाग जाना, कहाँ से भागोगे? ग्रेविटेशनल फील्ड से। किससे? ग्रेविटेशनल फील्ड से। वो स्पीड या वो वेलोसिटी जो ऑब्जेक्ट को दी जाए, ठीक है, दी जाए, और वो अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर चला जाए, अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से, और कभी भी नहीं आए अर्थ पे, उस स्पीड को अपन क्या कहते हैं? एस्केप स्पीड कहा जाता है, पलायन वेग कहा जाता है, एस्केप वेलोसिटी कहा जाता है। क्या होती है बताओ? रूट में 2gr ये होता है। और आप सभी को पता है कि जब आप g की वैल्यू 9.8 रख दोगे, r की वैल्यू 6400 किलोमीटर को मीटर में चेंज कर दोगे, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे 11.2 किलोमीटर पर सेकंड आती है अर्थ के लिए ही है। यानी कि अगर आपको किसी भी चीज़ को, चाहे ये पेन हो, ठीक है, चाहे आप खुद हो, अगर अर्थ के ग्रेविटेशन फील्ड से बाहर फेंकना है तो आपको इतनी वेलोसिटी देनी पड़ेगी, तब वो जाकर ग्रेविटेशन फील्ड से क्या चला जाएगा? बाहर। कभी आपने सोचा है जो रॉकेट होते हैं, रॉकेट लॉन्च किए जाते हैं, ठीक है, उनमें सैटेलाइट्स जो होते हैं, सैटेलाइट अर्थ के चारों ओर चक्कर काटता रहता है, उसमें कोई फ्यूल थोड़ी भरा हुआ होता है भाई, रॉकेट में फ्यूल होता है। रॉकेट एक पर्टिकुलर जो है डिस्टेंस तक लेके जाएगा, अर्थ के ग्रेविटेशन फील्ड से बाहर ले जाएगा, फिर वो अलग हो जाता है। फिर वो जो सैटेलाइट होता है उसको एक पर्टिकुलर ऑर्बिट के अंदर एस्टेब्लिश कर देता है, और वो उसमें चक्कर काटता रहता है। देखा है तुमने? ऐसा ही तो होता है। तो कोई सैटेलाइट में फ्यूल थोड़ी होता है। ऐसा क्यों होता है?
वहाँ पर क्या होता है, अर्थ की ग्रेविटी काम नहीं करती। अगर अर्थ की ग्रेविटी काम कर रही होती तो नीचे गिर जाता वो, है कि नहीं? मतलब ग्रेविटेशन जो पुल है अर्थ का इतना ज़्यादा नहीं होता, समझ पा रहे हो? वो एक ऑर्बिट में चला जाता है और उस ऑर्बिट में वो चक्कर काटता रहता है। क्यों? क्योंकि अंदर की तरफ ग्रेविटेशन लग रहा होता है, जो सन वाला जो ग्रेविटेशन ग्रेविटेशन लग रहा होता है, और बाहर की तरफ जो फोर्स है वो आपका कौन सा लग रहा होता है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो अपकेंद्रीय बल है वो लग रहा होता है, जिसकी वजह से बैलेंस हो जाता है और वो ऑटोमेटिक चक्कर काटता रहता है। ठीक है, तो वो जो वेलोसिटी होती है, वो जो वेलोसिटी होती है उसे अपन क्या कहते हैं? ऑर्बिटल वेलोसिटी। पहले मैं इसकी चर्चा कर लेता हूँ पूरा। जो एस्केप वेलोसिटी होती है, पलायन वेग जो होता है, वो मून पे कितना होता है? चंद्रमा पे है मेरे बच्चों 2.4। ये मून पे होता है, चंद्रमा पर होता है, याद रखना। कभी कभार क्या किया जाता है, इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिख दिया जाता है, 2 स्मॉल जी की जगह GM अपॉन आर स्क्वायर, तो आर से आर कैंसिल आउट हो गया, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। कोई दिक्कत है क्या तुम्हें? नहीं है ना? हाँ। अब देखो ऑर्बिटल वेलोसिटी की बात कर रहा हूँ। ये जो है ये अर्थ है, ये अर्थ है, और इस अर्थ के चारों ओर, इस अर्थ के चारों ओर किसी पर्टिकुलर ऑर्बिट के अंदर, किसी पर्टिकुलर ऑर्बिट में जो सैटेलाइट है वो चक्कर काट रहा है। किसी पर्टिकुलर ऑर्बिट में कोई सैटेलाइट है, चक्कर काट रहा है। इसका मास क्या है? m। इसका मास कैपिटल M। यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस r है। ये डिस्टेंस कैपिटल R, ये डिस्टेंस h, यानी कि स्मॉल r की वैल्यू जो है वो r प्लस क्या है? h है। समझ पा रहे हो इस बात को? यहाँ पर देखो एक फोर्स लगेगा अंदर की तरफ, और एक कहाँ लगेगा? तो देखो, क्या मैं इसको ऐसे बैलेंस कर सकता हूँ क्या? mv स्क्वायर अपॉन आर इज इक्वल्स टू GMM अपॉन, किसी को दिक्कत है क्या इसमें? हाँ, दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो मेरे बच्चों मास को मास से काट दो। अच्छा, मजे की बात, वहां पर भी मास नहीं आ रहा था। एस्केप वेलोसिटी मास पे डिपेंड, चाहे ऑब्जेक्ट स्मॉल हो चाहे बड़ा हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इतनी देनी पड़ेगी। यहाँ पर देखो m से m कट चुका है, r से r कट चुका है, v बराबर रूट में क्या आ गया? GM अपॉन r। और अगर सैटेलाइट को आप नियर द अर्थ लगा रहे हो तो इस r में से जो आपका h होता है इसको नेग्लेक्ट करके आप इसे GM अपॉन क्या लिख सकते हो? और मेरे बच्चों अगर r का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो तो GM अपॉन क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर, जिसे आप g लिख सकते हो, यानी कि ये रूट में क्या बन जाएगा? GR। ये आपकी ऑर्बिटल वेलोसिटी होती है, रूट में GR, या ये। और यहाँ से एक बात और बता सकते हो कि सर ऑर्बिटल वेलोसिटी और एस्केप वेलोसिटी में रिलेशन निकालें तो एस्केप वेलोसिटी इज इक्वल टू रूट ऑफ 2 ऑर्बिटल वेलोसिटी। आया कि नहीं आया? है, ऑर्बिटल वेलोसिटी भी मास के ऊपर डिपेंड नहीं करती है। वैसे देखा जाए अर्थ के जो पास ऑर्बिट होते हैं, अर्थ के पास जो ऑर्बिट होते हैं वहां पर ऑर्बिटल वेलोसिटी लगभग ली जाती है
हाँ बच्चों, तो हम बात कर रहे थे किसकी? हम बात कर रहे थे किसकी? यहाँ पर ऑर्बिटल की। तो मैं तुम्हें जियो स्टेशनरी सैटेलाइट बता रहा था, कौन सा? और जियो स्टेशनरी जो सैटेलाइट होता है ना, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, उसका नाम पता है जियो स्टेशनरी क्यों रखा गया है? क्योंकि पृथ्वी के जो है रोटेशनल पीरियड के बराबर उसका रिवोल्यूशन पीरियड होता है। यानी कि वो 24 घंटे के अंदर है ना, पृथ्वी के चारों ओर घूम जाता है। कब? 24 घंटे में। किसमें? 24 घंटे में जो है पृथ्वी के चारों ओर जो है वो घूम जाता है। ठीक है, तो ये जो है ये हाँ हाँ, ये जो है कोई दिक्कत नहीं, रहने तो आ गया ना समझ में? जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जो है, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट क्या होता है? जो अर्थ से 36,000 किलोमीटर यानी कि 36,000 किलोमीटर पे लगे हुए रहते हैं, और जो पृथ्वी का जो है यानी कि अर्थ का जो आपका रोटेशन टाइम होता है, टाइम पीरियड होता है 24 आवर्स, उसी के बराबर जो है इसका रिवोल्यूशन टाइम पीरियड होता है। तो जब भी आप अर्थ से उसे देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे वो स्टेशनरी है, अर्थ घूम रही है उसके साथ साथ वो घूम रहा है, तो स्टेशनरी वो 36,000 किलोमीटर पे होता है। अब आप मुझे ये कहें कि सर यहाँ पर जो है ऑर्बिटल वेलोसिटी 8 किलोमीटर पर सेकंड रहेगी क्या? मैं कहूँगा बिल्कुल नहीं। यहाँ पर ऑर्बिटल वेलोसिटी 8 किलोमीटर पर सेकंड नहीं रहने वाली बच्चों। ठीक है, यहाँ पर ऑर्बिटल वेलोसिटी जो है वो लगभग 3 किलोमीटर पर सेकंड रहती है, कम हो जाती है। ठीक है, कितनी हो जाती है? कम हो जाती है, 3.08 के आसपास रहती है। और इसकी जो ऑर्बिट होती है उस ऑर्बिट को कहा जाता है पार्किंग ऑर्बिट। एक और बात मैं आपको जियो स्टेशनरी सैटेलाइट से रिलेटेड बताता हूँ। देखो, जियो स्टेशनरी जो सैटेलाइट होता है, ठीक है, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, अगर हम अर्थ की बात करें, ठीक है, कुछ इस तरीके से मोशन करता है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। ठीक है, कुछ इस तरीके से जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का मोशन होता है। ये आपका सैटेलाइट है ना, जियो स्टेशनरी। हाँ, क्या कह रहे हो? नहीं नहीं नहीं, जियो स्टेशनरी जो सैटेलाइट है वो अर्थ की ये इक्वेटर है, ये पोल्स कंसिडर कर लेते हैं, नॉर्थ और साउथ। ठीक है, तो ये जो इक्वेटर होती है ना, इक्वेटर के रेस्पेक्ट में घूमता है। कितने किलोमीटर पे होता है? लगभग 36,000 किलोमीटर पे। 36,000 किलोमीटर पे सिचुएटेड होता है। कितने पे? 36,000 किलोमीटर के ऊपर जो है सिचुएटेड होते हैं। अच्छा, काम क्या होता है इनका? इनका जो काम है वो, इन्हें कम्युनिकेशन सैटेलाइट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कम्युनिकेशन सैटेलाइट। तो कम्युनिकेशन का काम होता है, ठीक है, रेडियो वेव्स जो है वो इनसे ही आती है अपने। ठीक है, तो ये तो बात हो गई किसकी? जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की। अब मैं आपसे बात करता हूँ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के बाद यहाँ पर सेकंड जो आता है वो पोलर सैटेलाइट है। क्या नाम है? पोलर सैटेलाइट। पोलर सैटेलाइट, जिसे हम ध्रुवीय उपग्रह भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ध्रुवीय उपग्रह भी कहते हैं, पोलर सैटेलाइट भी, पोलर सैटेलाइट कहा जाता है। ठीक है, तो जो आपका पोलर सैटेलाइट होता है वो पोल्स के रेस्पेक्ट में ऐसे इस तरीके से मोशन करता है, पोल्स के रेस्पेक्ट में। देखो, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट 36,000 किलोमीटर पे होते हैं। ये जो पोलर सैटेलाइट होते हैं ये लगभग 300 से लगभग 1000 मान लो, या कुछ जगह 800 भी लिखा हुआ होता है, 300 से लगभग 1000 किलोमीटर के आसपास जो है इतनी डिस्टेंस पे सिचुएटेड होते हैं, यानी कि अर्थ के नियर होते हैं। तो ये क्या काम करते हैं वो बताता हूँ मैं। ये अर्थ की मैपिंग का काम करते हैं, इमेजेस लेने का। क्या लेने का? इमेजेस लेने का। अच्छा, वेदर फोरकास्ट बताने का काम करते हैं, जो मौसम वगैरह के बारे में जानकारी बताते हैं वो बताते हैं। जब ये एक बार अर्थ के चारों ओर रोटेशन कर लेते हैं, सॉरी रिवॉल्यूशन कर लेते हैं, तो उस दौरान क्या होता है कि अर्थ की कंप्लीट मैपिंग हो जाती है एक बार में ही। किसमें? हाँ, वन टाइम में ही कंप्लीट मैपिंग कर लेते हैं। तो ये जो है फोटो वगैरह लेने के काम आते हैं, ठीक है, वेदर फोरकास्ट के काम आते हैं, इसके लिए यूज़ किया जाता है पोलर सैटेलाइट को। आ गया समझ में? है? एस्केप वेलोसिटी समझ में आ गई?
पोलर सैटेलाइट समझ में आ गया, ग्रेविटी की वजह से, ग्रेविटी है ना। रुको मैं बताता हूँ आपको एग्जैक्ट जो है, एग्जैक्ट में बताता हूँ इसको। देखो जैसे कोई पत्थर है, पत्थर को बांध के आप घुमा रहे हो, घुमा रहे हो, वो नीचे क्यों नहीं गिर रहा है? नहीं, पकड़ नहीं रखा, फिर वो सर्कुलर जो है, पकड़ तो ऐसे भी रखा होता है, पत्थर को इस तरीके से भी पकड़ के रखते हैं, नीचे की तरफ होता है वो ऐसे सर्कुलर पाथ पे क्यों घूम रहा है? जो पत्थर को घुमाने के लिए फोर्स चाहिए, स्टोन को घुमाने के लिए जो फोर्स चाहिए, वो आप प्रोवाइड करवा रहे हो खुद, आप खुद उसे प्रोवाइड करवा रहे हो, ठीक है। वो जो फोर्स है वो आप खुद प्रोवाइड करवा रहे हो, समझ रहे हो। और वो कौन सा फोर्स है? टेंशन। जो टेंशन है ना, वो है जिसकी वजह से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहाँ लग रहा है? बाहर की तरफ, जिसकी वजह से एक ऑर्बिट बन गया है, उस ऑर्बिट पे वो चक्कर काटते जा रहा है। अब सैटेलाइट के केस में क्या होता है, जो फोर्स प्रोवाइड करवाया जाता है सेंट्रीपिटल फोर्स, वो किसके थ्रू प्रोवाइड करवाया जाता है? ग्रेविटेशन के थ्रू। जितना ज़्यादा ग्रेविटेशन होगा उतना ही तेज चक्कर काटेगा, इसलिए वो गिरते नहीं है। किसने पकड़ रखा है उसको? ग्रेविटेशन, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? आया कि नहीं आया? आ गया, मजे की बात है, पूछ लिया करो क्या दिक्कत है। तो ये तो बात हो गई इसकी, है ना। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमने बात करी थी टाइम पीरियड की। किस चीज़ का टाइम पीरियड है? अर्थ है, अर्थ के चारों ओर कोई सैटेलाइट जो है चक्कर काट रहा है, तो टाइम लगेगा है। और आप सभी को पता होगा एक छोटा सा फॉर्मूला है, भाई सब लोगों ने पढ़ा होगा, ये फॉर्मूला होता है भाई चाल बराबर दूरी बटे समय। तो टाइम क्या हो जाएगा? टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस। अच्छा, डिस्टेंस कितनी कवर कर रहा है? देखो कितनी कवर कर रहा है डिस्टेंस? 2 पाई आर। भाई सर्कल की सरकमफेरेंस 2 पाई आर डिस्टेंस कवर कर रहा है, ठीक है। स्पीड कितनी है? ये रही ऑर्बिटल। तो आप चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हो, रूट में gm अपॉन आर, या फिर रूट में क्या लिख सकते हो? gr, या फिर आप चाहो तो r को ऊपर ले जा सकते हो, r को ऊपर ले जा सकते हो। तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा r की पावर 3/2। तो मेरे बच्चों जैसी तुम्हारी इच्छा हो वैसा कर सकते हो, चाहो तो r को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके इसको gv बना सकते हो। आया समझ में? तो ये जो टाइम पीरियड है वो मैं आपको बता दूं कितना निकल के आता है, याद है क्या किसी को? सैटेलाइट का टाइम पीरियड किसने कहा? वेरी गुड, 84.6 मिनट जो है टाइम पीरियड निकल के आता है। जब आप इस कैलकुलेशन यहाँ पे कैपिटल आर रख दोगे, स्मॉल आर की जगह क्या लिख दोगे? कैपिटल आर। अब जो है जितनी हमने चर्चा करी है, तो यहाँ पर भी देख लेते हैं इसको, ठीक है। जो भी हमारी चर्चा चल रही है कि क्या कर रहे हैं, तो यहाँ देखो तुम, सबसे पहले एस्केप वेलोसिटी की बात करते हैं। एस्केप वेलोसिटी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था क्या होती है एस्केप वेलोसिटी, ठीक है। एस्केप वेलोसिटी 11 पॉइंट कितनी होती है? 2 किलोमीटर, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड होती है। हाँ अच्छा, हाँ एक बात और बहुत अच्छी बात बताई है इसने यहाँ पर, जो चंद्रमा है, मून, मून जो है, मून पर मेरे बच्चों एटमॉस्फेयर पाया नहीं जाता। मून जो है, मून पर एटमॉस्फेयर नहीं पाया जाता, जबकि अर्थ के ऊपर एटमॉस्फेयर है। अर्थ हैज़ एटमॉस्फेयर, मून हैज़ नो एटमॉस्फेयर, ठीक है। अर्थ पे एटमॉस्फेयर पाया जाता है लेकिन मून के ऊपर एटमॉस्फेयर नहीं है। क्या रीज़न है इसका? भाई अर्थ पे एटमॉस्फेयर है लेकिन मून पर एटमॉस्फेयर नहीं है। क्या रीज़न है इसका? तो मेरे बच्चों इसका रीज़न क्या है? जो एस्केप वेलोसिटी है अर्थ की एस्केप वेलोसिटी कितनी है? 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। वो VRMS से ज़्यादा है। वो किससे ज़्यादा है? VRMS। अब इस VRMS की भी बात कर लेते हैं कि VRMS क्या होता है। VRMS का पूरा नाम है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, हिंदी में कहा जाता है वर्ग माध्य मूल वेग। क्या कहा जाता है? वर्ग माध्य मूल वेग कहा जाता है, वर्ग माध्य मूल वेग। अब ये वर्ग माध्य मूल वेग किसका होता है?
तो मेरे बच्चों गैसेस का होता है। जो गैस होती है ना, गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं, अणु हैं, उनकी जो वेलोसिटी होती है उसको वीआरएमएस कहा जाता है। तो पृथ्वी पर क्या है, एस्केप वेलोसिटी ज़्यादा है। एस्केप वेलोसिटी ज़्यादा होने की वजह से जो आपकी गैसेस होती है वो हमारे एटमॉस्फेयर में पाई जाती है, तो एक एटमॉस्फेयर क्रिएट हो जाता है यहाँ पे। लेकिन मून के ऊपर क्या है, वीआरएमएस कम है, सॉरी वीआरएमएस ज़्यादा है। यहाँ पे जो है अर्थ पे वीआरएमएस कम है और मून के ऊपर वीआरएमएस क्या है, किससे ज़्यादा है, एस्केप वेलोसिटी से 2.4 से, एस्केप वेलोसिटी से क्या है, ज़्यादा है। तो एक एक्सपेरिमेंट अगर हम करें कि यहाँ से तुम गैस भर के लेके जाओ, कोई कलरफुल गैस है उसको आप भर के लेके जाओ और मून के ऊपर छोड़ो, वो नहीं रुकेगी वहाँ पे, वो रुकेगी ही नहीं, वो एटमॉस्फेयर को क्या कर जाएगी, बाहर, मतलब मून से बाहर चली जाएगी। अब जब मून से बाहर चली जाएगी तो एटमॉस्फेयर कैसे बनेगा, समझ पा रहे हो। तो मून के ऊपर वीआरएमएस ज़्यादा होता है जबकि एस्केप वेलोसिटी क्या होती है, कम। तो यही रीज़न होता है कि मून के ऊपर एटमॉस्फेयर नहीं पाया जाता। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चों, आगे बढ़ते हैं। हमने एस्केप वेलोसिटी के बाद जो है ऑर्बिटल वेलोसिटी की बात करी थी, केपलर्स लॉ को अभी देख लेंगे। एस्केप वेलोसिटी जो है, देखो ऑर्बिटल वेलोसिटी की बात करी थी थोड़ी देर पहले। यहाँ पे जो सैटेलाइट है, दिख रहा है तुम्हें सैटेलाइट, दिख रहा है क्या, ये रहा सैटेलाइट, ये रही ऑर्बिटल वेलोसिटी। क्या रीज़न है कि ये सर्कुलर पाथ पे चक्कर निकाल रहा है, क्या रीज़न है मेरे बच्चे, अरे बोलो, ग्रेविटेशन के कारण। किसके कारण, ग्रेविटेशन के कारण। तो ये जो चारों तरफ जो चक्कर निकाल रहा है, तो इसको जो वेलोसिटी चाहिएगी वो ऑर्बिटल वेलोसिटी होती है आपकी, इसे ही हम ऑर्बिटल वेलोसिटी कहते हैं। ठीक है, और ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला भी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, ये होता है, या रूट में जीआर भी लिखा जा सकता है ना। वैल्यू इसकी क्या होती है, लगभग 8, 7.9 है। 8 मैंने बताई थी आपको कि 8 कंसीडर की जाती है, 8 किलोमीटर पर सेकंड जो है कंसीडर की जाती है। और एस्केप वेलोसिटी इसका √2 गुना होती है ऑर्बिटल वेलोसिटी का, एस्केप वेलोसिटी। ठीक है, टाइम पीरियड की बात करी थी हमने, जो टाइम पीरियड होता है कितना होगा, तो देखो टाइम पीरियड ये रहा 84.6 मिनट, है ना, 84.6 मिनट निकल के आया था यहाँ पे, 84.6 मिनट। इसके बाद जो है हमने सैटेलाइट्स की बात करी। जियो स्टेशनरी जो सैटेलाइट होते हैं आखिर क्या होते हैं, तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कम्युनिकेशन सैटेलाइट होते हैं। जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट हैं ये आपके कम्युनिकेशन सैटेलाइट होते हैं, कम्युनिकेशन सैटेलाइट थोड़ी देर पहले ही बताया था, है ना। और ये भी बताया था कि जब इन सैटेलाइट को अर्थ से देखा जाए तो ये स्टेशनरी नज़र आते हैं, ये नज़र आते हैं क्या, स्टेशनरी। जब अर्थ से इनको देखा जाए तो स्टेशनरी नज़र आते हैं। ठीक है, और जिस कक्षा में होते हैं अभी मैंने बताया था उसे पार्किंग कक्षा कहा जाता है, पार्किंग ऑर्बिट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पार्किंग ऑर्बिट कहा जाता है। इक्वेटर के रेस्पेक्ट में जो है मोशन करते हैं, ये भी बताया था। ठीक है, इक्वेटर के रेस्पेक्ट में मोशन करते हैं। ठीक है, इसके बाद टाइम पीरियड इनका 24 आवर्स होता है, ये भी आपसे चर्चा करी थी। 24 आवर्स कहाँ पर सिचुएटेड होते हैं, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि अर्थ की सरफेस से अगर देखा जाए, फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ 36,000 किलोमीटर पे होते हैं। कितने पे, 36,000 किलोमीटर पे। और अगर आप सेंटर से देखेंगे तो कितना हो जाता है, लगभग 42,000। सेंटर से देखेंगे तो कितना हो जाता है, 42,000 हो जाता है मेरे बच्चों। 36,000 किलोमीटर पे सिचुएटेड होते हैं। थोड़ी देर पहले बताया था वेलोसिटी पार्किंग ऑर्बिट में कितनी होती है, अरे बोलो 3.08 पार्किंग ऑर्बिट में इनकी वेलोसिटी होती है। 3.08 जो है पार्किंग ऑर्बिट में इनकी जो है वेलोसिटी होती है। ठीक है, पार्किंग ऑर्बिट में इनकी वेलोसिटी होती है। इसके अलावा यहाँ पर हमने बात करी थी, इसके अलावा जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के बाद हमने बात करी थी, पोलर सैटेलाइट नहीं आया क्या है, पोलर सैटेलाइट
पोलर सैटेलाइट इन्होंने नहीं बता रखा, लेकिन मैंने आपको बता दिया है पोलर सैटेलाइट क्या होता है ना, जो ध्रुवीय उपग्रह है वो क्या होता है और किस तरीके से वर्क किया जाता है। अब यहाँ पर केप्लर्स लॉ और आते हैं, क्या आते हैं, केप्लर्स लॉ। इसके बाद भी बहुत सारी चीज़ें अभी बच गई है, तो देखो केप्लर लॉ और आते हैं। तो केप्लर लॉ जो है उसको मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूँ फटाफट, आखिर केप्लर लॉ क्या होते हैं, समझ रहे हो, हैं समझ रहे हो क्या तुम? हाँ ये रे केप्लर के नियम, केप्लर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। देखो पहले हिस्ट्री बताता हूँ तुम्हें, क्या जो बन गई मिस्ट्री वो बताता हूँ हिस्ट्री, ठीक है। वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज ए कोपरनिकस। कौन था? कोपरनिकस। देखो कोपरनिकस ने क्या करा, जो अर्थ का ये रोटेशन वगैरह जो है सैटेलाइट वगैरह, मतलब सैटेलाइट क्या, ये जो आपके नेचुरल सैटेलाइट है इनके बारे में थोड़ा स्टडी करना स्टार्ट किया। ये जो प्लैनेट्स हैं इनके बारे में स्टडी करना स्टार्ट किया कि ये सन के चारों ओर कैसे घूम रहे हैं, क्या सिस्टम है इनका, है ना, ये देखना स्टार्ट किया। तो कोपरनिकस ने एक बढ़िया बात बताई। क्या बताई? बढ़िया बात। क्या बताई बच्चे? बढ़िया बात बताई कोपरनिकस ने। कोपरनिकस ने ये कहा कि जो हमारा सन है ना, जो हमारा सन है, सन के चारों ओर, सन के चारों ओर, सन के चारों ओर जो सैटेलाइट्स हैं, ठीक है, जो सैटेलाइट्स हैं, जो सैटेलाइट्स हैं वो सर्कुलर पाथ पे घूम रहे हैं। किस पे घूम रहे हैं? सर्कुलर पाथ पे घूम रहे हैं मेरे बच्चे, ठीक है। जो सैटेलाइट्स हैं वो घूमे जा रहे हैं जिंदगी में सर्कुलर पाथ पे, है कि नहीं? और इस बात को उसने प्रूव भी कर दिया। इस बात को कैसे प्रूव किया? उसने ये कहा कि भाई अंदर की तरफ जो है ग्रेविटी, बाहर की तरफ क्या लग गया आपका? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। भाई अंदर जो सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा, जो अभिकेंद्रीय बल लगेगा, वो बैलेंस हो जाएगा, है कि नहीं? ये बात उसने प्रूव कर दी। और इतना सा प्रूव करने के बाद उसके थ्योरी को मान लिया गया कि बिल्कुल सही बात है, क्योंकि और कोई साइंटिस्ट है उसने इससे रिलेटेड कोई थ्योरी नहीं दी। कुछ टाइम के बाद केपलर आता है। कौन आता है? केपलर ने इस थ्योरी को गलत कह दिया कि भाई कोपरनिकस ने जो थ्योरी दी है वो गलत है। गलत है बच्चों, क्या है? गलत है। हाँ, उसने ये कहा, सबसे पहले उसने फर्स्ट लॉ दिया। फर्स्ट लॉ में उसने ये कहा जितने भी जो प्लैनेट्स हैं, जितने भी जो प्लैनेट्स हैं वो सन के चारों ओर, वो सन के चारों ओर इलिप्टिकल पाथ में मोशन करते हैं। किस पे? इलिप्टिकल पाथ। उसने बताया कि ये जो होते हैं वो इलिप्टिकल पाथ यानी कि दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में घूमते हैं। ये किसने बताया? केपलर ने। और उसने कहा क्योंकि इलिप्स के दो फोकस होते हैं, तो जो सन है वो किसी एक फोकस पे हो सकता है, या तो यहाँ या फिर यहाँ, क्योंकि उस टाइम एडवांस इंस्ट्रूमेंट नहीं थे। तो उसने ये चीज़ बता दी और ये बात बिल्कुल सही थी। ये बात बिल्कुल सही थी। इस लॉ को नाम दिया गया फर्स्ट लॉ। क्या नाम दिया गया? फर्स्ट लॉ। और क्योंकि उसने ऑर्बिट के बारे में बताया था, कक्षा के बारे में बताया था, इसलिए फर्स्ट लॉ को लॉ ऑफ ऑर्बिट्स भी कहा जाता है। पूछा जा सकता है, इसलिए फर्स्ट लॉ को क्या कहा जाता है? लॉ ऑफ ऑर्बिट्स, कक्षाओं का नियम कहा जाता है। क्या कहा जाता है मेरे बच्चे? कक्षाओं का नियम, यानी कि लॉ ऑफ ऑर्बिट्स कहा जाता है। सेकंड लॉ जो है, लेकिन यहाँ पर एक बात क्लियर नहीं हुई कि चलो इलिप्टिकल पाथ पर घूम रहे हैं तो आप जस्टिफाई करो कि इलिप्टिकल पाथ पे घूम क्यों रहे हैं। भाई सर्कुलर पाथ पे तो हम जानते हैं कि ग्रेविटेशन लग रहा था और सेंट्रीपिटल फोर्स वगैरह बैलेंस हो रहे थे, लेकिन यहाँ पे इलिप्टिकल पाथ क्यों आ रहा है? क्या रीज़न है इलिप्टिकल पाथ मिल रहा है? तो इसके लिए केपलर ने सेकंड लॉ दिया, ठीक है, जिसे कहा गया लॉ ऑफ एरिया। जिसे क्या कहा गया? लॉ ऑफ एरिया, ठीक है। जो आपका सेकंड लॉ था इसे कहा गया लॉ ऑफ एरिया। फर्स्ट लॉ तो हमने पढ़ लिया है, इसे लॉ ऑफ एरिया कहा गया, ठीक है। उसने ये कहा केपलर ने कि जो सन है, सन से जब भी प्लेनेट दूर जाता है, सन से जब भी प्लेनेट दूर जाता है तो उसकी स्पीड धीरे हो जाती है, कम हो जाती है। और कम क्यों होती है ये भी जस्टिफाई कर दिया। उसने कहा ग्रेविटेशन जो फोर्स होता है
वो G m1 m2/r² से दिया जाता है। तो अगर आप डिस्टेंस को बढ़ाओगे तो ग्रेविटेशन फोर्स क्या लगेगा, कम, और जैसे ही ग्रेविटेशन फोर्स कम लगेगा तो स्पीड तो क्या होगी, धीरे। बिल्कुल बात सही है, एकदम सही बात है। और उसने ये कहा जब प्लेनेट पास आएगा, जब प्लेनेट क्या आएगा, पास, जब प्लेनेट पास आ गया तो पास आने पर उसकी स्पीड बढ़ जाती है। प्लेनेट जब पास आता है तो उसकी स्पीड, ये भी बात सही थी, क्योंकि रेडियस अगर डिक्रीज होगी तो फोर्स क्या हो जाएगा, इंक्रीज, और क्योंकि ग्रेविटेशन फोर्स इंक्रीज हो गया है तो स्पीड भी क्या होगी, बढ़ जाएगी। और उसने साथ ही साथ ये कहा इस प्रोसेस में अगर हम टाइम पीरियड को सेम रखें, क्या रखें, टाइम पीरियड को सेम रखें, तो ये जो एरिया आ रहा है वो एरिया इस एरिया के इक्वल होगा। मतलब इक्वल टाइम पीरियड में जो एरिया स्वेप्ट किया जाएगा, जो इक्वल टाइम पीरियड में एरिया स्वेप्ट किया जाएगा, किसके थ्रू, प्लेनेट के थ्रू, डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पे, ठीक है, वो सेम रहने वाला है। वो क्या रहने वाला है, और क्यों रहेगा इसका रीज़न मैंने बता दिया, क्योंकि जब सन से प्लेनेट दूर होता है तो उसकी स्पीड क्या हो जाती है, कम, और जब पास आता है तो स्पीड क्या होती है, बढ़ जाती है। यहाँ से जो मैंने डायग्राम इस तरीके का बना रखा है, अगर यहाँ से देखें तो जो आपका एरिया आ रहा है ओ ए बी, इसको ओ मान लो, ओ ए बी, ये एरिया ओ सी डी के बराबर होगा, इसीलिए इसको कहा जाता है लॉ ऑफ एरिया, क्षेत्रफल का नियम कहा जाता है। आया समझ में। अच्छा, साथ ही साथ यहाँ पर एक बात और बताई गई, साथ ही साथ यहाँ पर एक बार और बताई गई, क्योंकि ये रोटेशनल मोशन है या सर्कुलर मोशन कह लो, ये सर्कुलर मोशन है। सर्कुलर मोशन के अंदर एंगुलर मोमेंटम आता है, क्या आता है भाई, लीनियर मोमेंटम लीनियर मोशन में आता है। तो यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम यानी कि कोणीय संवेग आता है। और उसने ये बात कही कि इस पूरे के पूरे प्रोसेस के अंदर जो एंगुलर मोमेंटम है, जिसे एल से बताया जाता है, देखो यहाँ पे एल से बता रखा है, एल बराबर एम वी आर, ये मेरे बच्चों कांस्टेंट रहेगा, क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। कहने का मतलब ये है कि अगर मैं यहाँ से दो कंडीशन ले लूँ, एक तो कंडीशन ले लूँ बी और एक कंडीशन ले लूँ डी, और मैं आपसे पूछूं यहाँ पर जो है मोमेंटम L1 है, यहाँ पर L2 है, तो क्या ये दोनों सेम रहेंगे, आप कहेंगे सर बिल्कुल सेम रहेंगे। तो याद रखना इसमें एंगुलर मोमेंटम का कंजर्वेशन होता है। किसका कंजर्वेशन होता है, एंगुलर मोमेंटम का कंजर्वेशन होता है। समझ पा रहे हो इस बात को, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन होता है किसके अंदर, लॉ ऑफ एरियाज में, जिसे केपलर का सेकंड लॉ भी कहा जाता है। इसके बाद बात करते हैं हम थर्ड लॉ की, थर्ड लॉ की बात करते हैं, ठीक है। आखिर जो है थर्ड लॉ क्या कहता है, थर्ड लॉ जो है इसे कहा जाता है लॉ ऑफ टाइम पीरियड्स या लॉ ऑफ पीरियड्स कहा जाता है, ठीक है, लॉ ऑफ टाइम पीरियड या लॉ ऑफ पीरियड्स कहा जाता है, ठीक है। आपको सभी को एक बात पता है कि जो सन है, जो सन है वो इलिप्स में किसी एक फोकस पे होगा। मान लेते हैं ये रेडियस r1 है और ये डिस्टेंस यहाँ पर r2 है। तो जिस जगह आपको एवरेज रेडियस बतानी होती है, क्या बतानी होती है, वहां पर आप r1 प्लस r2 बाई क्या कर देते हो भाई, एक जगह ज़्यादा एक जगह कम है तो हम एवरेज रेडियस ले लेते हैं। तो ये जो आपका लॉ है थर्ड लॉ, ये कहता है, जो केपलर का थर्ड लॉ है वो ये कहता है कि जो टाइम पीरियड होता है, टाइम पीरियड किसका, रिवॉल्यूशन का। रिवॉल्यूशन का मतलब क्या है, ये सन है, सन के चारों तरफ जो है रिवॉल्व कर रहा है, कौन रिवॉल्व कर रहा है, प्लेनेट। तो रिवॉल्व करने का जो टाइम पीरियड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एवरेज रेडियस के क्यूब के। टाइम पीरियड जो है उसके स्क्वायर, जो सॉरी द स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड, स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, एवरेज रेडियस के क्यूब के, एवरेज रेडियस के। अब ये तो बच्चे बता देते हैं, अभी तुम भी देख के बता दोगे सर यही तो लिखा हुआ है, इसका मीनिंग बताओ। मीनिंग मैं बताता हूँ तुम्हें, देखो मीनिंग ये है, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जाएगी वैसे वैसे टाइम पीरियड भी बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जाएगी वैसे वैसे टाइम पीरियड भी बढ़ता जाएगा। कैसे, एग्जाम्पल देता हूँ आपको। हम सबसे पहले बात करते हैं मरकरी की, बुध की।
फिर हम बात करते हैं किसकी, अर्थ की। अगर आप देखें तो जो बुध है यानी कि मरकरी है वो अर्थ सन के पास है, तो उसका टाइम पीरियड क्या होता है, कम होता है रिवॉल्यूशन का, जबकि अर्थ का ज़्यादा होता है, अर्थ का 365 डेज। और उसके बाद अगर अपन देखें सैटर्न वगैरह, शनि वगैरह देखें तो उनका और ज़्यादा होता है। तो ये कहता है जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी तो टाइम पीरियड भी क्या होगा, बढ़ेगा। जैसे जैसे आपकी डिस्टेंस बढ़ेगी वैसे वैसे यहाँ पर टाइम पीरियड भी बढ़ेगा। आ गया समझ में है? तो ये जो है केपलर का थर्ड लॉ है, समझ पा रहे हो इस बात को? ये केपलर का आपके थर्ड लॉ है, ठीक है। देखो आगे बढ़ते हैं इसमें, एक छोटा सा टॉपिक और बनता है यहाँ पर, केपलर्स लॉ के बाद एनर्जी से रिलेटेड। किससे रिलेटेड? वेरी गुड, बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी कहा जाता है जिसे बंधन ऊर्जा भी कहते हैं। देखो यहाँ पर टाइम पीरियड, मास वगैरह दे रखा है, बस लास्ट टॉपिक है ये, ठीक है। देखो ऑर्बिटल स्पीड भी दे रखी है, ठीक है। पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन भी दे रखा है कि मार्स का, जुपिटर का, सैटर्न का क्या होता है, ईयर्स के अंदर दे रखा है। अर्थ का 1 ईयर, इनका कम हो रहा है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, डिस्टेंस बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे टाइम पीरियड भी क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। ये आपका थर्ड लॉ कहता है। कौन सा लॉ कहता है? थर्ड लॉ। मास दे रखा है, अर्थ का डेंसिटी दे रखी है, ठीक है। एस्केप वेलोसिटी सबकी दे रखी है, इतना याद करने की जरूरत नहीं है, जो याद होना चाहिए वो मैंने बता दिया है। लास्ट में सिर्फ एक चीज आती है यहाँ पे, बाइंडिंग एनर्जी। ये रहा, एनर्जी ऑफ सैटेलाइट। एनर्जी ऑफ सैटेलाइट देखो बहुत ही बढ़िया टॉपिक है। जब भी सैटेलाइट अर्थ से ऊपर होता है, जैसे मैं पोलर सैटेलाइट की बात करूं, किसकी बात करूं, तो जब भी सैटेलाइट जो है अर्थ की सरफेस से ऊपर होता है तो वहां पर 2 एनर्जी होती है। कितनी एनर्जी बताओ, कौन कौन सी? एक तो होगी पोटेंशियल एनर्जी और एक क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी तुम पढ़ चुके हो, पोटेंशियल एनर्जी ऑलरेडी तुम पढ़ चुके हो, माइनस का GMM अपॉन R। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ mv²। वेलोसिटी कौन सी, ऑर्बिटल वेलोसिटी। वेलोसिटी कौन सी, ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होती है, gm अपॉन रूट में, स्क्वायर करेंगे हट जाएगा रूट, तो gm अपॉन r आ जाएगा, और m/2 ये तो दे ही रखा है। तो ये आपकी कौन सी हो गई, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो पहले तो ये समझो कि जो आपका सैटेलाइट होता है जब वो चक्कर काट रहा होता है उसमें 2 टाइप की एनर्जी होती है, एक तो पोटेंशियल और एक काइनेटिक। काइनेटिक कैसे निकाल सकते हो समझ में आ गया होगा। इन दोनों की जो एनर्जी होती है टोटल वो इतनी आती है। जब हम इनको ऐड कर देंगे तो यहाँ पर जो टोटल एनर्जी आएगी वो आएगी माइनस का GMM अपॉन 2R। माइनस का GMM अपॉन, कहने का मतलब अगर इतनी एनर्जी होगी सैटेलाइट में तो वो क्या काटेगा, चक्कर काटेगा, रिवॉल्यूशन करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। अगर मान लो ये जो एनर्जी है वो क्या हो जाए तो सैटेलाइट के साथ क्या होगा, गिर जाएगा, रुक जाएगा, फ्लोट करेगा। पत्थर घूमता है, देखा है तुमने कभी, है घुमाया होगा, एकदम से छोड़ दो, एनर्जी 0 कर दो, उसकी एनर्जी क्या कर दो, एकदम से छोड़ दो, कहाँ जाता है वो, स्पर्श रेखीय दिशा में, टेंजेंशियल डायरेक्शन में। किसमें? वेरी गुड, पहले तो याद रखो, ऐसे कई बार पूछा जाता है। मान लेते हैं ग्रेविटेशन एकदम से हटा दिया जाए, आपसे पूछा जाता है कि जो अर्थ है वो किस डायरेक्शन में जाएगी, तो मेरे बच्चों अर्थ जाएगी टेंजेंशियल डायरेक्शन में। किसमें? तो ये याद रखना, स्पर्श रेखीय दिशा में जाएगा अगर एनर्जी को हटा दिया जाए, 0 कर दिया जाए। लेकिन मुझे एक बात बताओ, ये एनर्जी 0 कब हो सकती है? अब ये माइनस में दे रखी है, जैसे मैंने -2 दिया, मैंने कहा इसकी वैल्यू 0 कब हो सकती है, जब आप इसमें क्या कर दो, +2 कर दो, तो कितना हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? तो अगर मैं ये जो आपकी एनर्जी, टोटल एनर्जी है जो कि सैटेलाइट की है,
इसके अंदर प्लस कर दूं Gmm/2r, तो टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी? और मेरे बच्चों, ये जो आपने एनर्जी ऐड करी है ना, इसी को अपन बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं। क्या कहते हैं? बहुत सारे बच्चे ऐसे सोचते हैं कि बाइंडिंग एनर्जी का मतलब है, बंधन ऊर्जा का मतलब सैटेलाइट को पकड़ के रखना। नहीं, ये वो एनर्जी है जो सैटेलाइट को दी जाए जिसके कारण वो अपने ऑर्बिट से कहाँ चला जाए? कहाँ चल जाए? बाहर चला जाए। कहाँ चला जाए? आया समझ में? ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं बच्चे, सर नाम तो बाइंडिंग है, पकड़ के रखना चाहिए। नहीं, ये वो एनर्जी है जो सैटेलाइट को दी जाए, और सैटेलाइट को देने पर जो सैटेलाइट है वो अपने ऑर्बिट से कहाँ चला जाए? बाहर चला जाए। इसे कहा जाता है बाइंडिंग एनर्जी, जो कि होती है Gmm/2r। आया कि नहीं आया? आ गया समझ में? फिर से रिपीट कर देता हूँ। सैटेलाइट जो होता है, सैटेलाइट में दो टाइप की एनर्जी होती है, एक तो काइनेटिक होती है और एक पोटेंशियल होती है। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी आपके सामने है, देखो। पोटेंशियल एनर्जी होती है माइनस का Gmm/r, काइनेटिक एनर्जी हाफ mv²r होता है। और हमें पता है कि वेलोसिटी, ऑर्बिटल वेलोसिटी, ये होती है रूट में Gm/r, और अगर हम इसका स्क्वायर कर दें तो यहाँ से रूट जो है वो हट जाएगा, रूट जो है रूट हट जाएगा। तो रूट हट जाएगा तो हम यहाँ पे Gm/r लिख सकते हैं और m/2 लिखा जा सकता है। टोटल एनर्जी के लिए इन दोनों को ऐड कर दिया जाएगा। जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो माइनस का Gmm/2r आ जाएगा। तो अगर आपसे पूछा जाए सैटेलाइट की टोटल एनर्जी, तो आप कहेंगे माइनस का Gmm/2r। और जब आपसे पूछा जाए बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है, तो आप कहेंगे इसको किस में कर दो? प्लस में। वो एनर्जी जिसको देने से सैटेलाइट कहाँ चला जाए? अपने ऑर्बिट से। आ गया समझ में? तो ये आपका ग्रेविटेशन था। बाकी डिस्कशन कब करेंगे?